नाम राजन मिश्रा है, रहने वाला मैं बिहार का हूँ और पैदाइश मेरी जम्मू की है। और पिछले लगभग 2 से ढाई साल हो चुका है मुझे मोदी केयर में काम करते हुए। ज़िंदगी टोटल बदल चुकी है। आज की बात करूँ तो बहुत आनंद आ रहा है कि कुछ अच्छे ही कर्म किए हैं। विवेक जी भी कहते हैं और मनीष चोपड़ा जी भी कहते हैं कि कुछ अच्छे कर्म किए थे जो मोदी केयर मिला, और ये सच बात है। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे पापा बिहार से हैं और मेरे पापा अकेले घर में रहे हैं, अकेले ही हैं, उनके कोई ब्रदर वगैरह नहीं है। तो जिस बिहार के जिस स्टेट में वो रहे हैं, हम जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पे इतनी बदमाशी थी कि राह चलते आदमी को मार दिया जाता था। तो पापा वो बिहार छोड़कर दिल्ली निकल आए और स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के साथ वो रहे और उन्हीं के साथ काम किया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम दिल्ली में ही रहे। पापा को ब्रह्मचारी जी जो हैं वो जम्मू ले आए थे, जम्मू मानतलाई आश्रम, जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद ज़िंदगी चलती रही, लेकिन फिर बाद में पूरी फैमिली को शिफ्ट होना पड़ा हमें दिल्ली में ही, उनके आश्रम में। और अगर मैं बात करूं पापा की, तो पापा ने बहुत पैसा देखा लाइफ में, बहुत। तो मेरा आहिस्ता मेरे बड़े जो भाई है, हम 8 भाई बहन थे, और बड़े भाई बड़ी सिस्टर जो है मेरी, उनकी जॉब भी ब्रह्मचारी जी के वहीं आश्रम में लगी, जम्मू कश्मीर में। और हम दिल्ली में, मेरी मम्मी, मैं और हम बाकी छोटे भाई बहन रहते थे। तब मैं 9th क्लास में था। तो लगभग जब मैं 10th में हुआ तो ब्रह्मचारी जी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से, क्योंकि पापा के अंडर में सारा जो यहाँ का आश्रम था, मानतलाई का आश्रम था, ये सारी जगह जो थी वो पापा के अंडर में थी। जब तक गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को नहीं टेक ओवर करती, पापा वहाँ से छोड़ नहीं सकते थे। आप आइडिया लगाइए, लगभग 2 से 3 साल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट करने में लगाए, और तब तक हमारे घर में शायद पैसा नहीं था। दिल्ली में उनके आश्रम में रहते थे। उनकी डेथ के बाद हमें गवर्नमेंट ने वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में ज़्यादा था आश्रम। तो आज भी वो दिन याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आने लगते हैं कि मम्मी और पापा ने उस समय कैसे मैनेज किया होगा, क्योंकि उस समय मम्मी वहाँ थे और पूरा परिवार वहाँ था। हम छोटे भाई बहन, मुझसे एक बड़ी सिस्टर मेरे साथ वहाँ थी, मैं था, मेरे साथ छोटे 3 भाई और थे। तो वहाँ से उनकी डेथ के बाद गवर्नमेंट ने जब निकाला, तो पापा किसी तरीके से लेकर जम्मू आए सबको, और जम्मू में गांधीनगर एरिया में एक कमरे के अंदर हम 8 भाई बहन रहते थे। तो दोस्तों, जो वहाँ सामान था ना, अब क्या बोलूँ मैं, अब कहते ना, मैं अपना जब दुख की बात याद करता हूँ ना, तो मैं अपने पापा को याद करता हूँ अगर मेरे ऊपर कोई दुख आता है, क्योंकि पापा ने उस समय कैसे मैनेज किया होगा, मेरे को हैरानी होती है। हमारा जो घर का सामान था, बेड था, बिस्तर था, वो जम्मू पहुंचने में 1 महीना लग गया था, और वो जब सामान जम्मू पहुंचा था तो सारा सड़ चुका था। तो कैसे मैनेज किया होगा पापा ने, मुझे हैरानी होती है आज भी। वो सोचता हूँ तो आंसू निकल आते हैं। तो किसी तरीके से हमने पढ़ाई की, 10th क्लास में यहाँ पे एडमिशन हुई। तो टीचरों ने बोला, क्योंकि जम्मू दिल्ली में थे हम, हिंदी मीडियम में थे, यहाँ इंग्लिश मीडियम आया, तो घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, रह जाएगा 10th इस बार, तो कोई बात नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि केस का कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा था वहाँ पे। पापा का जाना, वहाँ से निकल सकते थे ना, जॉब में कोई तनख्वाह मिल रही थी वहाँ पे। तो किसी तरीके से कहते हैं ना, कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, अच्छी डीलिंग लोगों से रही होती है, क्योंकि पापा ने पैसा बहुत देखा, गलत काम कोई नहीं किया, इसलिए पापा की आज भी लोग इज्जत करते हैं। और मैं भी कोई गलत स्टेप इसलिए नहीं लेता कि पापा ने जो पूरी ज़िंदगी इज्जत के साथ कमाई है, वो मेरी गलती की वजह से ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने भी ईमानदारी से सारे काम किए आज तक, और कोशिश करता हूँ मुझसे किसी के लिए कोई गलत ना हो। तो यहाँ पे जब रहे, तो जब पापा की वहाँ से छुट्टी हुई, तो फिर उसके बाद पापा ने जॉब पकड़ी, और मैं 10th क्लास में था। तो 10th के साथ अपने खर्चे पूरे करने की बोली कि उस बचपन से एक ही चीज़ सुनते आए थे कि ग्रेजुएशन ज़रूरी है, ग्रेजुएशन ज़रूरी है। घर में मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था, क्योंकि भाई को जॉब पे बुला लिया था। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने STD पे जॉब की। यहाँ त्रिकुटा नगर एरिया है, मनोचा STD है, वहाँ पे मैं जॉब करता था। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक मेरी जॉब होती थी। लगभग 4 किलोमीटर पैदल जाता था या साइकिल पे जाता था। तो पढ़ाई के साथ साथ जॉब की, शाम को STD पे काम किया, 600 रुपये मेरे को महीने का मिलता था, और उससे मैं अपनी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाता था। ऐसा
11th की, 12th की, फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया। जब थर्ड ईयर की बात आई तो जो सब्जेक्ट मेरे को 100% फेथ थे कि ये तो पास होना ही होना है, एक दो सब्जेक्ट का तो मेरे को लगता रहा था कि ये पास नहीं कर पाऊंगा मैं। आप बिलीव करेंगे, जो सब्जेक्ट की मेरे को 100% उम्मीद थी वो मेरा फेल हो गया, और जिसकी उम्मीद नहीं थी वो पास हुआ। उस समय मुझे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत गुस्सा आया था और मैंने डिसीजन लिया था मैं आगे नहीं पढ़ाई करूँगा, क्योंकि घर के सर्कमस्टेंसेस भी वैसे नहीं थे। मेरी बड़ी बहन की शादी फादर साहब ने की, मेरे बड़े भाई की शादी फादर साहब ने की, इसी बीच में मैंने भी जॉब पकड़ी, और मेरी एक छोटी सिस्टर थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। उस समय की बात करूं तो कुछ ज़िंदगी के कुछ ऐसे हालात देखे थे जब लगभग मेरे को जहाँ तक आइडिया है कि हफ्ता हफ्ता दिन हमने रोटी के साथ नमक खाया होगा। मेरे मम्मी पापा ने खाया नहीं खाया, उन्होंने कभी देखने तक का मौका नहीं दिया कि उन्होंने खाया भी नहीं खाया, लेकिन लगता है कि हमें वो खिलाकर खुद नहीं खाते थे। उस हालात से हम निकले तो जॉब मैंने पकड़ी, जॉब पेप्सी में पकड़ी, दिल्ली गया, दिल्ली पकड़ी, लेकिन इच्छाएं बड़ी थी, क्योंकि जब हालात थे कि तो वक्त नमक के साथ रोटी खाई थी तो एक सपना लिया था कि दुनिया से गरीबी खत्म करें। उम्र थी तो लगभग मेरी 11वीं क्लास का था मैं, तो बोलना भी स्टार्ट कर दिया, लोगों भी बोलना स्टार्ट किया। लोग पूछते थे सपना क्या, मैं कहता था क्या ये ऐसा सपना है, ये सपना है। तो किसी ने मेरे को बोला कि तू ऐसा कर, अपनी लाइफ का कैलकुलेशन मार, तू किस उम्र का है, किस उम्र तक तेरा शरीर काम करेगा और किस उम्र तक तेरी मजबूरी काम करवाएगी। तो जब मैंने लाइफ का कैलकुलेशन मारा तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अपनी लाइफ में तेरा जो सबसे ज़रूरी काम है, जिसमें मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की एजुकेशन करानी है, बच्चों की शादी करानी है, ये जो सबसे ज़रूरी काम है, चाहे हम जिंदा रहें या मर जाएं, हमारे पास पैसा है या नहीं है, ये 4 काम जरूरी करने होते हैं। इसका टोटल मार्क कितना लगता है? तो आप बिलीव करोगे मेरे को रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि खर्चे ज़्यादा थे और इनकम कम थी। एक लड़का मुझे मिला, कहता है राजन तेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन दुनिया से गरीबी खत्म करनी है तो पहले अपनी खत्म कर। उसकी बात ने मेरे को अंदर तक झंझोर दिया, और कई लाइन भी पड़ी थी कि समाज को सुधारना चाहते हो तो पहले खुद सुधरो, आपके सुधरने से आपका परिवार सुधरेगा, आपका परिवार सुधरने से आपका मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरने से समाज सुधरेगा। तो इसी तरीके से अगर हम अपने घर की गरीबी खत्म करते हैं तो मोहल्ले वाले हमें देखकर एक्साइटेड होंगे और वो भी अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे। मोहल्ले वाले बदलते हैं तो समाज अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। ये मेरे माइंड में आया। तो आहिस्ता आहिस्ता फील्ड में काम करते रहे, मेहनत करते रहे। पेप्सी में गए, असिस्टेंट एक्साइज मैनेजर, स्टार्टिंग से जॉब की थी तो 6 महीने में 3 पोस्टें चेंज हुई थी। असिस्टेंट एक्साइज मैनेजर तक गया तो बाद में पता चला कि इस फील्ड की तो आगे वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि अगर एक्साइज डिपार्टमेंट में RG1, RG2, PLA वगैरह जो हाथ से लिखा जाता है, मैंने कहा अगर कल को ये सारा का सारा कंप्यूटराइज हो गया तो हमारी तो वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैंने डिसीजन लिया इस फील्ड को छोड़ना पड़ेगा, तो मार्केटिंग लाइन में आया। मार्केटिंग लाइन में भी बड़ी मेहनत की, बड़े टारगेट्स अचीव किए, लेकिन उस लाइन में भी ये पता चला कि अगर आपके पास डिग्री है तो तरक्की हो। और डिग्री मेरे पास कोई नहीं थी, सब सिंपल ग्रेजुएशन था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही क्योंकि सपने बड़े थे और मैं सपनों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ गाइडलाइन चाहिए होती है, और जैसा लोग कहते हैं वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना दिमाग खोल के जरूर करता हूँ। तो इसी तरीके से मेरे को किसी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग लाइन में एंटर करवाया, मिस्टर राजू उसका नाम है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे वो मेरा सपना पूरा हो सकता है जो मैंने कभी देखा था छोटी सी उम्र में। मुझे नहीं पता कि वो सच होगा या नहीं होगा, लेकिन ये उम्मीद है कि इस फील्ड के अंदर वो चीज़ हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मैं अपनी सोच जैसे कई लोग खड़े कर दूंगा। पूरी उम्र है मेरे पास अभी काम करने के लिए और पूरी उम्र तक काम करूंगा। तो वो सोच जैसे, अपनी जैसी सोच वाले बहुत सारे 10 लोग इकट्ठे करूंगा, 10 अपने जैसी सोच वाले 100 करेंगे, 100 आज अपने जैसे 1000 लोग करेंगे। मुझे नहीं पता कि दुनिया से गरीबी खत्म होगी या नहीं होगी, लेकिन एक लाइन मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि किसी को दान करना है तो पैसे से दान कभी मत करना, पैसे से मदद उसको कभी मत करना। अगर उसको मदद ही करनी है किसी की तो उसको पैसा कमाना सिखा दो। और ये मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग लाइन मिली और उसमें से भी मोदी केयर मिला, क्योंकि यहाँ पे हम किसी की इनकम को जनरेट करते हैं तो हमारी इनकम करते हैं। मुझे लगा यहाँ पे वो मेरा सपना पूरा हो सकता है। इससे पहले की बात करूँ तो ये करते करते जब हालात ठीक नहीं थे उस समय सिस्टर की, छोटी सिस्टर थी मेरी, मोहिनी मेरा नाम है, मेरी गाड़ी पे भी उसका नाम लिखा हुआ है। लोग पूछते हैं कौन है, मैंने कहा कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे, आज वो मौका मिला हुआ है। तो मेरी सिस्टर की आहिस्ता आहिस्ता तबीयत खराब होने लगी और कहती थी भैया मेरे को ना मोटरसाइकिल पर बैठना है।
तो उसको मोटरसाइकिल पे बिठाने के लिए बहुत मेहनत की और मोटरसाइकिल मैंने यहाँ से मैंने कमाई और उसको मोटरसाइकिल पे सैर भी करवाई थी और एक ही बार सैर करवाई थी, क्योंकि कुछ समय के बाद उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। बाद में बहुत सी जगह इलाज करवाया, बहुत जगह इलाज कराया, पैसा तो था नहीं। वो कैसे मैनेज किया होगा पापा ने, ये मैं आज भी सोचता हूँ तो अंदर से हिल जाता हूँ। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर डर जाते हैं। उन्होंने अब 8 बच्चों को कैसे पाला होगा, पूरे समाज को भी साथ लेके चले, कुछ गलत काम तक नहीं किया उन्होंने। तो दिल्ली वो ले गए सिस्टर वगैरह को, बाद में पता चला उसको कैंसर था। 11th क्लास में थी, जम्मू में आए। इतनी ज़्यादा तबीयत, ना वो जीने लायक भी थी ना मरने लायक थी। उसका सबसे प्यारा सॉन्ग है, आपने बहुत बारी मेरे को सुना होगा, जिंदगी कैसी है पहेली आई, वो अपना गुनगुनाती रहती। आज भी वो गाना गाता हूँ तो रोना आ गया कि कुछ नहीं कर पाया हम उसको। तो दोस्तों पापा जो लोग बोलते थे, पापा हरिद्वार में थे तब जॉब करते थे, पापा ने गंगा के सामने जाकर मन्नत मांगी थी, गंगा मैया अगर ये ठीक होने लायक नहीं है तो इसको अभी ले जा, इसका दुख नहीं दे इसका। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, वो डेड बॉडी एक कमरे में थी और हम दूसरे कमरे में। मतलब ड्रीम्स के लिए इतना मैं दौड़ लगा रहा था कि मैं कुछ करना है। उस समय पैसे की अहमियत का एहसास हुआ, काश पैसा होता तो इसका इलाज करवाता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका और वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन मैंने आंख से आंसू आने नहीं दिया, शायद उसको याद करके अब आंसू आ रहे हैं। या जब मैं गाना सुनता हूँ जिंदगी कैसी है पहेली आए, तो आंसू आ जाते हैं। दोस्तों फिर काम शुरू किया, हिम्मत नहीं आ रही, आंखों से आंसू नहीं आने दिए, और एक चीज ठान लिया, अब तो कुछ करना है। जब वो जिंदा थी तब बहुत जोर लगाया, नहीं कर पाया। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब तो वो रही नहीं, अब क्या करना करके तो डिसीजन लिया, अब तो बहुत करना है, अब इतना करना है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन पे कोई दिखे तो उसको इस तरीके से रोने नहीं देना। इस सोच से हमने इस काम को स्टार्ट किया। इससे पहले मैंने एक कंपनी में और स्टेप लिया था, तो उसमें काम किया, आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज मिली। उस समय गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स नहीं थे इस फील्ड के अंदर, लगे रहे, उसमें भी पैसा थोड़ा बहुत आया। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए, आज से लगभग 3-3.5 साल पहले नॉर्म्स आ गए थे। उस नॉर्म्स के हिसाब से वो कंपनी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। मेरा वहाँ पे सिंगल चेक 8 लाख रुपए का आने वाला था और विद इन 3 या 4 मंथ्स में निकाल सकता था उसको। तो गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स आए, उस नॉर्म्स के हिसाब से उसने अपने आप को इम्प्लीमेंट नहीं किया। और मैं आया था मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए नहीं आया। मैं वो काम करना चाहता था कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे आने के बाद पैसा आता रहे और उसमें से 10% का जो इंसान बचे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए दान जरूर करूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल नहीं था। गवर्नमेंट के नॉर्म्स में एक डायरेक्ट सेलिंग पार्ट और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग पार्ट लिखा, आप उसको पढ़िएगा। यूनिवर्सिटी दिल्ली की किताब है, उसमें MBA कॉमर्स चैप्टर के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोर्स है 3 साल का, उसके अंदर वो सारी डिटेल लिखी है। तो उसके हिसाब से वो मेरे को परफेक्ट नहीं लगी। फिर मैंने लगभग 20-25 कंपनियां देखी थी और उसी बीच में मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, चेस्ट में पस पड़ गई थी। लगभग 6-7 महीने में उसी की देख रेख, मेरा परिवार भी सारा डिस्टर्ब रहा उस वजह से। और भगवान का शुक्र है कि ऑपरेशन ठीक ठाक हुआ था। उसके बाद फिर 3-4-5 महीने मैं बेड रेस्ट पे था। जो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो भी ख़त्म हो चुका था और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के आने की वजह से मैंने पुरानी कंपनी में काम करना भी बंद कर दिया था। फिर फाइनल डिसीजन लिया। इस पोजीशन में बहुत बारी घर में झगड़े भी हुए। घर वाले कहते नौकरी कर ले, पड़ोसी कहता नौकरी करते, और रिश्तेदार, बुरा नहीं मानना, मुझे नहीं पता आप लोगों के रिश्तेदार कैसे होंगे। हमें अपने घर से मतलब रखना चाहिए, दूसरे घर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है उसको लोगों को समझ में नहीं आती क्या करते हैं। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, मुझे इस फील्ड की पावर दिख गई थी, लेकिन घर वालों को फिर बार बार कोई ना कोई आके पिंच मारता था, इतनी अच्छी पेप्सी की नौकरी थी क्यों छोड़ दी। तो दोस्तों पापा को मैंने बहुत बारी बोला था कि क्योंकि लोगों की बातों में आकर वो बोलते थे, उनको पता है कि मैं, उनको मेरे पे पूरा फेथ था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन कोई ना कोई बीच में आकर पिंच मारता रहता था। तो पापा ने मेरे को बहुत बारी बोला, घर में मम्मी वगैरह ने, भाइयों ने बड़ा कुछ बोला, तो नौकरी पकड़ ले, ये कर ले, घर डिस्टर्ब हो जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर मैंने पूरे घर वालों को बिठाया। दोस्तों इस फील्ड में आने के लिए मैंने बहुत दुख झेले हैं इस फील्ड के अंदर आने के लिए, क्योंकि मैं
जो सपना देखा था मैंने 9th क्लास में, दुनिया से गरीबी खत्म, मुझे नहीं पता होगी होने की, लेकिन मैं उस प्लेटफॉर्म पे जरूर हूँ। थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, करूँगा जरूर। मेरी जैसे सोच वाले बहुत सारे लोग मुझे मिल जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो घर वालों को मैंने बोला था कि आपने मेरे बीवी बच्चों को पालना है या मैंने पालना, पहले तो एक क्लियर कर दो। अगर आपने मेरे बीवी बच्चों को पालना है तो मैं सारे काम धंधे छोड़कर आपके साथ बैठता हूँ, क्योंकि मैं वो सारे सपने पूरे करना चाहता था जो पापा ने कभी देखे थे। अगर आप नहीं करना चाहते तो दूसरों की बातों में आकर मुझे कुछ नहीं बोलना। आज के बाद मुझे अपने परिवार को पालना है, आप लोग से बड़ा कुछ सीखा है, मुझे वो आपकी गाइडलाइन हमेशा मिलती रहेगी, मुझे पूरा उम्मीद है, लेकिन मुझे इस फील्ड को काम करने देंगे। तो दोस्तों उस दिन चैलेंज लिया था, दुनिया को करके दिखाऊं या न दिखाऊं, परिवार को करके जरूर दिखाऊंगा। लेकिन इसी बीच में मैंने बताया कि ऑपरेशन हो गया था, जो बैंक बैलेंस था वो फिर से खत्म हो गया, फिर से वही पुरानी बातें उठना स्टार्ट हो गई। तो पढ़ा लिखा है, तेरे पास एक्सपीरियंस है, नौकरी कर ले। मेरा बेटा हो चुका था लगभग 6 साल, 4-5 साल का बेटा था मेरा। स्कूल की फीस चढ़ चुकी थी पूरे साल की। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम था, लगभग 3-4 किराने वालों से सामान मैं उधार पे ले चुका था। मकान मालिक का किराया लगभग मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, 10 से 15 हज़ार रुपये चढ़ चुका था। पड़ोसी को पता चल चुका था, रिश्तेदारों को पता चल चुका था, इसके ऊपर लाइबिलिटी चढ़ चुकी है, लगभग 3-3.5 लाख रुपये की लाइबिलिटी थी। वो कहते हैं जब मुसीबत होती है कोई साथ नहीं देता, वो सिचुएशन थी। तो उस समय मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी हुई थी, मैं आज भी धन्यवाद करता हूँ उसका। झगड़े आज भी होते हैं, वो एक अलग बात है। तो मैंने डिसीजन लिया, फिर वही वाली बात फिर दोबारा उठी, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले। मैंने फिर डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन उस समय एक फिल्म थी जो बहुत मशहूर हुई थी, वो थी 3 इडियट। दोस्तों घर में परिवार को बिठाकर लगभग 4 से 5 बार ही वो वीडियो फिल्म दिखाई थी, और वही सीन दिखाया था जब वो छत के ऊपर से गिरा। मैं आत्महत्या के बारे में नहीं सोचता, मैं मुंह से नेगेटिविटी नहीं सोचता, लेकिन उनको ये चीज़ दिखाना चाहता था कि अगर मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया तो मैं इस पोजीशन पे हूँ, ये स्टेप ना ले, तो इसलिए प्लीज़ मुझे तंग मत करो। मुझे किसी और को करके नहीं दिखाना है, मुझे आप लोगों को करके दिखाना है। मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है, मुझे आपको वो करके दिखाना है जो आपने मुझसे उम्मीद रखी हुई है। तो वो दिन है, उसके बाद से घर वालों ने मुझे नहीं बोला, और बोला कि जो तेरे को ठीक लगता है कर, लेकिन परिवार को, क्योंकि हम बेटी किसी के घर की लेकर आए हैं, उसको दुख नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों फिर 20-25 कंपनियां देखी, 25 में से 5 कंपनियां मेरे को बहुत अच्छी लगी, 5 में से एक करनी थी। तो उसको चूज़ करने के 4-5 तरीके होते हैं। कंपनी का प्रोफाइल देखना होता है, कंपनी का प्रोडक्ट देखना होता है, प्रोडक्ट में कंपनी की क्वालिटी देखनी होती है, कंपनी का रेट देखना होता है, कंपनी की रेंज देखनी होती है, कंपनी की अवेलेबिलिटी देखनी होती है, फिर देखना होता है कंपनी का प्लान। और प्लान में जो सबसे जरूरी चीज़ है जिसने पैसा देना है वो है टर्म एंड कंडीशन, और वो लोग पढ़ते ही नहीं। बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में घुस जाते हैं, फिर पैसा आता नहीं है, फिर लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है। दोस्तों पैसा देना है, कंपनी के मालिक ने नहीं देना, कंपनी के प्रोडक्ट ने नहीं देना, कंपनी के प्लान के अंदर जो टर्म एंड कंडीशन है उसने पैसा देना। और मोदी केयर के प्लान में कोई टफ टर्म एंड कंडीशन नहीं है, जिसकी वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं आज। फाइनल डिसीजन लिया, इसको काम करना है। तो मेरे सीनियर जिनकी वजह से मुझे बिजनेस मिला, क्योंकि 20-25 कंपनियां देख ली थी, अनिल पंडित जी के थ्रू मुझे दलजिंदर जी से मुलाकात हुई थी, और दलजिंदर जी ने मुझे रात को 12 बजे ये प्लान दिखाया था पोंटा साहब, क्योंकि मैं और अनिल पंडित जी उस वक्त वहाँ थे, मार्केटिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा मैंने अभी गांव जा रहा हूँ, वापसी आऊँगा तो फिर बात करते हैं। मैंने ज्वाइनिंग डाल दी थी, और ठीक 1 महीने के बाद गुरमेल संधू जी का जम्मू में प्रोग्राम था, और दलजिंदर जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था, उस प्रोग्राम में मुझे बिठा दिया। और वो प्रोग्राम देखने के बाद, गुरमेल संधू से मिलने के बाद मुझे लगा कि अब मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो थी हमारी, जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग, वो एक ऐसी कंपनी से लेकर आए हैं जिसकी एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। गुरमेल संधू जी भी उसी फील्ड से आए हैं, जिनके पास 8-10 साल का उस कंपनी का एजुकेशन का एक्सपीरियंस था। उनके सीनियर विवेक शर्मा जी, वो भी उसी फील्ड से आए, उनके पास भी वो एक्सपीरियंस था। और डॉक्टर शक्ति जी और मनीष चोपड़ा जी भी, वो भी उसी फील्ड से आए, जिस फील्ड में सबसे अच्छी एजुकेशन बन जाती थी। और मुझे लगा कि मुझे वो एजुकेशन मिल जाए तो इस बिजनेस को बहुत तेजी से बड़ा किया जा सकता है। तो गुरमेल संधू के साथ बैठे थे हम, तो गुरमेल संधू जी से मैंने एक ही बात की थी, संधू साहब मेरे ये घर की ये पोजीशन है, ऐसी पोजीशन हो चुकी है, और मैं घर में लाजवाब दे चुका हूँ कि मैंने अब नौकरी नहीं करनी, मैंने ज़िंदगी यहीं से बदलनी है। मुझे आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए,
मुझे छठे महीने का चेक 1 लाख रुपए का चाहिए, कैसे करना है वो मुझे बता दीजिए। मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो यहाँ दुनिया से निकल जाऊंगा या 1 लाख रुपए का चेक निकाल दूंगा। मुझे नहीं पता गुरमेल संधू ने जो मुझे उस वक्त लाइटली लिया था, क्या से लिया था, लेकिन मैं अपनी बातों के लिए कमिटेड था। तो गुरमेल संधू जी ने मुझे ग्राफ बताया था, 4 ग्रुप से ज्यादा नहीं खोलना, 4 ग्रुप से कम नहीं खोलना। और मैंने भी अपने दिमाग को खाली करके उनके साथ बैठा था कि जो मेरे पास आता है वो मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, जब रिजल्ट आएगा तो जरूर लगाऊंगा और इस चेक को और डबल करके दिखाऊंगा, लेकिन बिना सलाह के नहीं लगाऊंगा। और आज भी मैं गुरमेल संधू जी से सलाह लेता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, क्योंकि 10-15 साल नौकरी की है। और जो दोस्त मेरे इस वक्त नौकरी करने वाले इस वक्त मोदी केयर को कर रहे हैं, तो अपने सीनियर को सीनियर नहीं बॉस समझ के करिएगा। बॉस आपसे रिपोर्टिंग नहीं लेगा, लेकिन आप उनको रिपोर्टिंग जरूर देगा, क्योंकि नौकरी करने वाले जल्दी इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि नौकरी में उनको बॉस की आदत रहती है, और यहाँ पे सीनियर को बॉस समझने की जरूरत नहीं समझते। दोस्तों, मैंने अपने सीनियर को बॉस समझा था, उन्होंने मुझसे रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन मैं आज भी रिपोर्टिंग करता हूँ। उससे रिपोर्टिंग का असर है कि आज मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ग्राफ बताया, मैंने इस पर काम शुरू किया। पहले महीने का चेक 1680 रुपये आया, दूसरे महीने का 13,000 रुपये आया, तीसरे महीने का 21,000 आया, चौथे महीने का 41,000 आया, पांचवें महीने का 81,000 आया, छठे महीने का 1,01,000 रुपये का आया, और सातवें महीने में 12.5 लाख रुपए की क्रेटा गाड़ी। हैरानी की बात ये नहीं है कि मैंने क्रेटा गाड़ी ली थी, हैरानी की बात यह है कि गाड़ी ली हुआ मुझे 2 साल हो चुका है और चलानी मैंने 5 महीने पहले सीखी है, और लाइसेंस मेरा लगभग 1-1.5 महीना पहले आया और लगभग 54,000 किलोमीटर अभी तक चल चुका है। दोस्तों, लोगों का काम है बोलना, बोलते रहेंगे। इस बिजनेस में अगर तरक्की करनी है तो एक फार्मूला समझ लिया। देखिए दोस्तों, आपने दुकान बदली, मोदी कैसे संभाल लिया, ये मेहनत का काम नहीं है। आपको सामान अच्छा लगा, आपने किसी की प्रमोशन कर दी। जैसे जम्मू में लोग किसी मिठाई वाले की प्रमोशन करते हैं, आप अपने एरिया में मिठाई वाले की प्रमोशन करते हैं, तो आपने दुकान बदली है, मेहनत का काम नहीं है। आपने किसी की दुकान बदलवा दी, ये भी मेहनत का काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक मेहनत का काम है जो सबसे नहीं होगा। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ सबको, एक मेहनत का काम है जो सबसे नहीं होगा। वो सबसे मेहनत वाला काम है लोगों की बात को इधर से सुनकर इधर से निकाल देना। अगर इस फील्ड के अंदर तरक्की करनी है तो लोगों की बात को सुनकर इधर से निकालने की हिम्मत रखिएगा और उसकी हैबिट डाल दीजिएगा। ये हैबिट तब डालेगी जब आपको एहसास होगा कि आप एक बार सोचिए ना कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? क्या जो आपको ताना मार रहे हैं वो आपका ध्यान रखेंगे? नहीं रखेंगे तो इधर से सुनो और इधर से बाहर कर दो। दोस्ती ऊपर से रखना उनके साथ, कोई साथ नहीं देने वाला। आप तरक्की नहीं करेंगे तो तंग करेंगे, अगर आप तरक्की कर जाएंगे तो कहेंगे कि मैं जानता था ये तरक्की करेगा। मेरी नजर में अगर आप कहें कि फार्मूला क्या है इस बिजनेस में तरक्की होने का, तो एक ही तरीका है कि लोगों की बात इधर से सुनना और इधर से निकाल देना। अगर आपका घर का कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी आपको पिंच मारे तो उसको दिल में बिठा लेना, किसी को करके दिखाऊं या ना दिखाऊं, इसको जरूर करके दिखाऊंगा। दोस्तों, वो आग लेकर आनी पड़ेगी आपको। तरक्की करनी है, जिंदगी एक बार मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। मस्ती में काम करने के लिए नहीं है जिंदगी। सीरियस हो जाइए अपनी लाइफ को लेकर। दोस्तों, 50 साल काम करना है, 5 साल काम करना है, ये डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। आप काम कर रहे हैं और आप काम करते करते 4 साल हो चुके हैं और 20,000 रुपये महीने का आ रहा है, और आप लोगों से ये बात करें कि मेरे को 4 साल के बाद प्लान दिखाएं कि मैं मोदी के में पिछले 4 साल से हूँ और 20,000 रुपये महीने का आ रहा हूँ, तो नई जनरेशन होगी आपसे पूछेगी 4 साल के बाद 20,000 आ रहा है, इससे अच्छा तो नौकरी कर लेता। सर, वो 20,000 आ रहा है आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आपने अपना दिमाग यूज किया। इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये इसमें अपना दिमाग बंद करना है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ये बिजनेस बहुत आसान है। ये बिजनेस इतना आसान है कि लोग इसमें अपना दिमाग फिट करने लगते हैं, रिजल्ट आता नहीं है, फिर कहते हैं कंपनी खराब है, फिर कहते हैं सीनियर खराब है। ना सीनियर खराब है ना कंपनी खराब है। दोस्तों, आप अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, जिस वजह से रिजल्ट आपका नहीं आ रहा। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे लोगों कुछ लोगों को, लेकिन दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस बहुत आसान है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, लोगों की बात इधर से सुनकर इधर बाहर करनी है। आप नौकरी करते हैं, लोग आपको बोलेंगे नौकरी खराब है, आप छोड़ देंगे क्या? फिर क्या करेंगे? इधर से सुनकर इधर से निकालते हैं ना। 20 किसके लिए? 20-25 हजार रुपए के लिए, जिससे आपका घर चल रहा है बस। यहाँ लाखों रुपए आ रहे हैं तो लोगों की बात इधर से सुनकर इधर से नहीं निकाल सकते। लोगों ने कुछ बोल दिया तो टीम को काम ही छोड़ देंगे। किस लिए भाई? परमात्मा आपको मौका देगा और हर बार ही देगा। जो कहते हैं कि एक बार ही परमात्मा मौका देता है, एक बार ही नहीं देता, हर बार ही मौका देता है। मौके को राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने वाला आदमी ही आगे बढ़ता है। लेकिन हर किसी का एक गाइडलाइन होना चाहिए।
लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, जो आपका सीनियर है वो जैसे कहते हैं उसकी सुनते तो है ही हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आ जाएगा उसकी भी सुन लेंगे। फॉलो एक को अगर हो गया तो तरक्की मिलेगी। मैं आज भी गुरमीत संधू को ही फॉलो करता हूँ। कोई क्वेश्चन निकलता है आज भी, अगर एक ज्वाइनिंग मुझे अपडेट करनी होती है तो गुरमीत संधू जी से राय लेता हूँ, सर मेरे पास ये ज्वाइनिंग है, इस तरह का आदमी है, ये प्रोसेसिंग है, इसकी ये सोच है, मैं कहाँ लगाऊं उसको। क्या आप करते हैं? कहते हैं, एक बहुत अच्छी लाइन कही है, एक बहुत अच्छे लीडर थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो कहते थे हम कब अच्छा काम करते करते कब बुरा काम कर देंगे हमें नहीं पता, और कब बुरा काम करते करते कब अच्छा काम कर देंगे ये भी नहीं पता। अगर आपका आज रिजल्ट नहीं आ रहा और पहले आ रहा था, इसका मतलब यह है आप कोई गलत काम कर रहे हैं। आप अपनी काउंसलिंग करिए, किसके साथ करेंगे? अपने सीनियर के साथ करिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यही बातों का मैंने ध्यान रखा, 2 विदेश के टूर अचीव किए, और आज इस बिजनेस से इसी साल का मेरा टारगेट है कि मैं जमीन ले लूंगा। और मैं देख चुका हूँ 50 लाख रुपए तक की जमीन देख चुका हूँ। यह बना बनाया मकान के, लेकिन यहाँ पे जम्मू के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, डोमिसाइल्स की यहाँ पे तैयारी है, वो अप्लाई करने दिया हुआ। उसके आने के बाद फाइनल डिसीजन होगा कि दिसंबर तक आएगी, लेकिन फाइनल है। लोग तो फिर भी कहेंगे ना, मैंने गाड़ी ली थी, मैं जहाँ पे रहता हूँ, जो जम्मू में लोग हैं वो जानते होंगे, पवन चौक के सामने गली है, उस गली में मारुति गाड़ी नहीं घुसती। दोस्तों रिश्तेदार बोलने वाले पता बड़ा कुछ बोलते हैं। क्या बोला, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, तेरे को चलानी तो आती नहीं है, लगाए कहाँ था, तेरे पास रहने के लिए तो जगह नहीं है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी को जवाब देना है तो मुंह से मत दीजिएगा, उसको वो करके दिखा दीजिए जो वो सोच भी नहीं सकता। मैंने गाड़ी ली, मैंने गाड़ी कहाँ लगानी है मैंने सोच रखा है। मैं छोटे से मकान में रहता हूँ, गाड़ी में नहीं घुसती। मैंने सोच रखा है कि जब गाड़ी लूंगा तो मकान चेंज कर लूंगा, और मैंने चेंज किया। उनका मुंह बंद किया, मुंह से कुछ नहीं बोला। मुझे चलानी नहीं आती थी, मैंने चलानी सीखी, उनका मुंह बंद हुआ। लेकिन फिर भी लोगों का काम है कहना। कुछ खास दोस्त थे, उन्होंने बोला कि गाड़ी ली है तो ब्लू कलर की क्यों ली। दोस्तों उनको नहीं पता ब्लू कलर की क्यों ली, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं। उन्होंने बोला कि ब्लू कलर की जगह व्हाइट कलर की लेता, बिक तो जाती। दोस्तों बेचने वाले पहले लोग खड़े हुए। मैंने ब्लू कलर की गाड़ी इसलिए ली कि दूर से दिखती, आंखों में चुभेगी। जिन्होंने बोला था कि ये कुछ नहीं कर सकता, उनके घर के पास से बार बार निकालता हूं। मैंने बोला था ना, जो आपके बिल्कुल क्लोज हो और आपको पिंच करे उसके दिल के पास लगा लेना। और आज भी उनके घर के पास से निकलता तो हॉर्न बजा के निकलता हूँ, और दूर से जब तक वो बाहर निकल के गाड़ी देखते हैं तो ब्लू कलर ही दिखती है। कहीं राह चलते खड़ी हुई गाड़ी होगी ब्लू कलर, चाहे कोई दूसरी हो, दिमाग में राजन दौड़ेगा। बोलकर किसी को जवाब नहीं देना, कुछ ऐसा कर दो कि वो जलता ही रहे। दोस्तों गाड़ी अभी लॉकडाउन की बात करूं तो लोग अपने हिसाब से सोचना स्टार्ट करते हैं। लोगों के घर में आज पैसा नहीं आ रहा, वो सोच रहे हैं राजन के घर में भी नहीं आ रहा होगा। और घर में मैसेज, मेरे घर में मैसेज क्या गया है आप सुनना चाहेंगे? दोस्तों लोग नहीं बोलना बंद करेंगे, उनकी बात को इधर से सुनकर इधर से निकालने की आदत डालनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर जिंदगी में तरक्की करनी है, सिर्फ मोदी केयर में नहीं, जिंदगी में कहीं पर भी। मैंने गाड़ी के टायर चेंज करवाए, क्योंकि 40,000 50,000 किलोमीटर चल चुके थे, टायर चेंज करवाए। तो लोगों को मैसेज मेरे घर में क्या भेज रहे हैं, हाथी लेना बहुत आसान है और उसको पालना बहुत मुश्किल है। दोस्तों अभी तो उनको ये नहीं पता कि मैंने 12,000 रुपए के टायर लिए हैं, साथ में 5,000 का इंटीरियर भी फिट करवाया है, प्लस उसके अंदर 10,000 रुपए का काम और करवाया है। ये उनको नहीं पता है। बोला नहीं, कुछ अंदर ही दबा के रखा हुआ। बहुत लोगों को जवाब देना है। बहुत लोगों की फोटो खींच के रखी हुई है, जैसे सांप खींच लेता ना अपने दुश्मन की फोटो, ऐसे फोटो खींच के रखी हुई है। अभी एक जवाब और दूंगा दोस्तों। जिंदगी में तरक्की करनी है ना, अंदर कुछ दबा के रखिए, कुछ किसी का चैलेंज दबा के रखिए कि इसको तो जरूर करके दिखाना, और वो आपका खास होना चाहिए। बोलना नहीं है मुझसे उनको। और उनको एक झटका और देने जा रहा हूं इसी साल मकान लेकर, क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने बोला, घर में मैसेज डलवाया गया कि राजन ने गाड़ी ले ली, गलती किया। बोला था ना उसको गाड़ी नहीं लेना चाहिए, उससे अच्छा मकान ले लेता, आज अपने घर में तो रहता, तो खाने पीने की चिंता तो नहीं रहती। उनको क्या पता मेरे घर में 2 लाख रुपये आ रहा है। और आज इसी बिजनेस से फाइनल हो चुका है, सब कुछ रेडी। आज बैंक वाले से बात भी करके आया, उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ रिटर्न की कॉपी दिखा दो, क्या सिस्टम है वो हम देख लेते हैं ज़मीन का। क्योंकि जम्मू में मैं बाहर का हूँ, जम्मू में थोड़ा सा मुझे चैलेंज है। चंडीगढ़ वगैरह लेने में लेता लगभग फाइनल हो जाता है, लेकिन मेरी फैमिली यहाँ पे, छोटा बेटा है,
तो दोस्तों मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। भगवान ने अगर मुझे हुनर दिया है, मुझे टैलेंट दिया है, और मेरा एक सपना है कि दुनिया से गरीबी खत्म करनी है, उसके लिए मुझे नॉलेज ली और हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सर इतनी अच्छी दी है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ भगवान का कि हमारी लिए लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग इतनी अच्छी है। सर ये बिजनेस आपकी अपलाइन से चलता है, मेरी बात को गौर से नोट करिएगा। ये बिजनेस आपकी अपलाइन से चलता है। अगर आपके साथ अपलाइन होगी तो आप जिंदगी की कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध अर्जुन जी ने कि सिर्फ एक के सहारे जीता था, कृष्ण जी के सहारे। तो दोस्तों वो कृष्ण जी आपकी अपलाइन है। जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, आप उसको मेंटर समझिए, किसी एक को चुनिए, वो कोई भी हो सकता है। हर महीने अपनी ग्राफिंग करवाइए उनके साथ, अपना दिमाग बंद करिए। ये बिजनेस बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। लेकिन होगा क्या, भगवान कहता है मैं मारता नहीं हूं, मैं मत मार देता हूं। वो मत ना मरे, एक छोटी सी गलती की वजह से हम बिजनेस ही छोड़ देते हैं। दोस्तों नुकसान अपना है। बहुत सारी कंपनियां लालच में आकर हम उस लालच में चले जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग घूम फिर के यहाँ आ चुके हैं। चाणक्य जी कहते थे जिंदगी में तरक्की करनी है तो गलती करके नहीं सीखना, जिसने गलती कर रखी हो तो उसके एक्सपीरियंस ले लेना। एक कहानी के साथ मैं अपनी बात को भी खत्म करूंगा। एक आदमी होता है, उसके ना दोनों कान पे पट्टी लगी होती है। उसके बाद दूसरा आदमी आता है, वो यूं खड़ा होता है, उसको इस कान की पट्टी दिखती है। कहता है भाई साहब ये आपके कान पे पट्टी क्यों लगी है? कहता है मैं ना प्रेस कर रहा था कपड़े को और फोन की घंटी बज गई, मैंने फोन की जगह कान को प्रेस से लगा लिया था। तो वो थोड़ा सा यूं घूमा, उस आदमी ने बोला कि आपके इस कान पे पट्टी क्यों लगी है? कहता फोन की घंटी दोबारा से बज गई थी। तो दोस्तों अगर आपके साथ किसी ने एक बारी गलती की है तो गलत वो है, लेकिन अगर वही गलती दोबारा की उस आदमी ने तो गलत आप है। तो दोस्तों अगर आप इसमें पैसा नहीं निकाल पा रहे तो कहीं ना कहीं आपकी गलती हो रही है। आप इस बिजनेस को अपने दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। मैं टीम में कैलकुलेशन बताता हूँ, रोज का 2 घंटा काम करिए, हफ्ते का सिर्फ 5 दिन काम करिए, 7वें महीने का चेक 1 लाख रुपए का होगा। बहुत सिंपल सा काम है ये, लेकिन अपने दिमाग से करेंगे तो नहीं होगा। दोस्तों कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा नहीं बात करूंगा। सिर्फ एक शेर के साथ जो मैं हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ, जिंदगी पहले पहेली थी अब सुलझी सी लगती है, हर दास्ता अधूरी थी अब पूरी सी लगती है, अब जीना मुमकिन नहीं है मोदी केयर के बिना, अब तो हर सांस हर धड़कन मोदी केयर की लगती है। दोस्तों लास्ट ड्रीम के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 2025 में हेलीकॉप्टर लेने जा रहा हूं, ब्लू कलर का लेने जा रहा हूं और 8 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों सब पॉसिबल है, आप सब ने देखना शुरू करिए। और मैं मनीष जी का धन्यवाद चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।